तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं संरचना गतिविधि संबंध, जिसको इंग्लिश संरचना गतिविधि संबंध का प्रतिपादन 1865 में सबसे पहले क्रुम, ब्राउन और फ्रेजर द्वारा किया गया था। बच्चों 1865 में क्रुम, ब्राउन और फ्रेजर नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले संरचना गतिविधि संबंध या एसएआर की खोज की थी। इस संबंध द्वारा किसी भी रासायनिक यौगिक की रासायनिक संरचना और जैविक गुणों के बीच समानता प्रदर्शित की जाती है। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो अलग अलग तरह की दवाइयां खाते हैं। वो जो आप दवाइयां खाते हैं, चाहे बुखार की हो, खांसी की हो, जुकाम की हो, जो भी आप दवाई लेते हैं, वो सारी की सारी दवाइयां रासायनिक पदार्थ होते हैं। उन रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिकों की एक निश्चित संरचना होती है और जिस बीमारी के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस विशेष बीमारी के लिए आप प्रयोग करते हैं, वो उस दवाई का जैविक गुण कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर हर एक रासायनिक पदार्थ जो बीमारियों में प्रयोग होता है वो उस रासायनिक पदार्थ का जैविक गुण कहलाता है। क्लियर हुआ? तो संरचना गतिविधि संबंध के द्वारा किसी भी रासायनिक पदार्थ की संरचना और उसकी अलग अलग बीमारियों में काम करने की क्षमता के बीच में एक समानता स्थापित की जाती है इस नियम के द्वारा। क्लियर हुआ आपको? अब लेते हैं जी संरचना गतिविधि संबंध की आवश्यकता। भाई क्यों जरूरत पड़ती है एसएआर की? सवाल ये उठता है। दवाओं के निर्माण में हिट एंड ट्रायल विधि परंपरागत रूप से प्रचलित है। बच्चों दवाइयां बनाने के लिए आज भी हिट एंड ट्रायल विधि का सहारा लिया जाता है। ये काफी पुरानी विधि है। इसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ को पहले बनाया जाता है, फिर उसकी अलग अलग जैविक क्रियाओं का टेस्ट किया जाता है कि भाई जो हमने रासायनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया है वो किन किन बीमारियों में प्रयोग होता है, उसके कौन कौन से जैविक गुण है। तो ये पुरानी विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल विधि। और इस हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा किसी भी दवाई के बनाने में औसतन 15 से 20 वर्ष लगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहस का मुद्दा भी है कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो इस समय को कम मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एक दवाई के निर्माण में औसतन 30 वर्ष तक लगते हैं। अब आप सोचिए कि चलिए 15 से 20 वर्ष या हम लोग 25 वर्ष या 30 वर्ष तक एक दवाई के बनने का इंतजार करेंगे, तो भैया 30 साल में जब दवाई बन के आएगी तो स्वास्थ्य का क्या होगा? बीमारियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं, लोग जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार तो दवाइयों का निर्माण कम से कम समय में होना चाहिए। अब आप खुद ही देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा दवाई के निर्माण में इतना अधिक समय लगता है कि इसके द्वारा समाज के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखा जा सकता है। हमें दवाइयां चाहिए, जल्दी चाहिए, प्रभावी चाहिए, है ना जी। पहली वाली औषधि से प्रभावी औषधि चाहिए, जल्दी चाहिए। तो इसके लिए ही संरचना गतिविधि संबंध की आवश्यकता पड़ी। संरचना गतिविधि संबंध प्रणाली। अब बच्चों एसएआर की आवश्यकता जानने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग ये जाने कि एसएआर काम कैसे करती है और कहाँ करती है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एसएआर का मुख्य उपयोग है वो औषधियों के निर्माण में होता है। अब यहाँ पे औषधि का मतलब आयुर्वेदिक से नहीं है, यहाँ पे औषधि का मतलब है रासायनिक पदार्थ, यानी कि एलोपैथिक दवाइयों के निर्माण में एसएआर का मुख्य प्रयोग है। एलोपैथिक दवाइयां वो होती हैं जो आप बुखार में, खांसी में, है ना, खुजली में प्रयोग करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। एसएआर अध्ययन द्वारा पहले से उपस्थित दवाओं या औषधियों की संरचना का अध्ययन करके उनमें उपस्थित कारकों की पहचान करके नई बेहतर प्रभाव वाली दवाओं के निर्माण की संभावनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। बच्चों जो हमारा एसएआर होता है, संरचना गतिविधि संबंध, ये करता क्या है, इसमें काम कैसे होता है? तो उसके लिए आप ये समझिए कि कोई भी रासायनिक पदार्थ है, कोई भी दवाई है, जैसे कि पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं, तो उसकी क्या करेंगे? संरचना बनाएंगे, संरचना का अध्ययन करेंगे और उसमें उस संरचना में अलग अलग कारकों की पहचान की जाती है। अब कारक क्या होते हैं संरचना में? कारक होते हैं जी उसके क्रियात्मक समूह। हाँ जी, आप अभी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कारक का मतलब क्या होता है। तो एसएआर में करते क्या है कि जो भी आपके पास रासायनिक पदार्थ होता है उसकी संरचना को देखते हैं, संरचना के बाद उसमें लगे हुए क्रियात्मक समूह जिनको हम लोग यहाँ पे कारक बोल रहे हैं उनकी पहचान करते हैं और ये देखते हैं कि ये यहाँ पे दवाई
किस जैविक गुण के लिए उपयोग की जाती है, और फिर ये संभावना तलाश करते हैं कि यहाँ पे किस कारक में, किस क्रियात्मक समूह में क्या परिवर्तन किया जाए, है ना जी। और जो परिवर्तन किया है उसके आधार पे हम लोग नए जैविक गुणों की भविष्यवाणी करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे आप ये वाला समूह लगा लेंगे तो उससे जो नई दवाई बनेगी उसमें ये जैविक गुण ज्यादा होगा, है ना जी, कम होगा। ये भविष्यवाणी की जाती है एसएआर के अध्ययन द्वारा। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि सर ये सारा का सारा काम क्या प्रयोगशाला में होता है? तो भैया ऐसा नहीं होता है, ये टेबल पे बैठ के होता है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एसएआर जो होती है उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप ऐप के रूप में प्रयोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यहाँ पे किसी भी रासायनिक पदार्थ की संरचना के आधार पे उसकी पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग या कैलकुलेशन होती है और उसके द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। अब जिनको स्पष्ट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, डाउट है, तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूं, इनसे जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट में बना हुआ है वो है क्लोरप्रोमाजीन दिखाई दे रहा होगा, और जो राइट साइड में दाहिनी तरफ है उसका नाम है प्रोक्लोरपिराजीन। क्लियर हुआ जी। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे ऑरेंज कलर से इनके जैविक गुण भी लिखे हुए हैं, किन किन बीमारियों में प्रयोग होती है। तो पहले हम लोग एसएआर का थोड़ा सा मॉडलिंग का तरीका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाली रिंग और ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी समान है राइट साइड में। यहाँ पे N पे लगा हुआ है CH2 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 N CH3 CH3। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भैया देखा कि क्लोरप्रोमाजीन जो है वो तो उसका जैविक गुण है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक दिमाग की बीमारी होती है जिसमें आदमी अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है, कभी तो बहुत शरीफपन जाए, कभी बदमाशी दिखाएगा। तो ये क्या होता है, एक आदमी कभी कभी बुद्धू बनता है, कभी कभी होशियार बनता है, ये कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। काफी पिक्चरों में, मूवीज में ऐसा दिखाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, इस अणु के अंदर इस रासायनिक पदार्थ को डाला कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसकी मॉडलिंग की। उन्होंने देखा कि इसमें हम लोग क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से दिमाग की बीमारी में प्रयोग होता है। तो उन्होंने देखा कि भाई एक कारक तो ये है और दूसरा कारक है ये वाला समूह। तो बच्चों उसने क्या किया, यहाँ पे परिवर्तन क्या किया, यहाँ पे उसने Cl को हटा दिया, आप देख पा रहे हैं। और उसने दूसरा परिवर्तन किया कि जो N पे लगा हुआ था डाई मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, इन दोनों मिथाइल को रिमूव किया और यहाँ पे लगा दिया उसने ये वाला रिंग। क्लियर है। तो ये पिपराजीन यहाँ पे रिंग लगा दिया है और पीछे इसके मिथाइल लगा दिया। तो ये इसने क्या किया, इसमें देखा कि ये जो कारक है, ये कारक को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो क्लोरप्रोमाजीन के गुणों में बढ़ोतरी हो सकती है। सर क्या बढ़ोतरी हो सकती है कि भाई दिमाग में के जो रोग हैं बाइपोलर डिसऑर्डर उसमें प्रयोग होता है, तो सर ये भी प्रयोग होगा, इसके अंदर भी यही वाला जैविक गुण है। लेकिन साथ में एक नया गुण आ गया इस रिंग के आने से, और वो क्या आ गया, इस कारक के परिवर्तन करने से, कि ये वमन रोधी हो गया। वमन रोधी वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उल्टी को रोकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गर्मियों के सीजन में लोगों को उल्टी आने लगती है ना जी। उल्टी किसी भी कारण से आ सकती है, आपने कुछ गलत खा लिया या आपको गैस ज्यादा बन गई है तो उस समय, या एसिड ज्यादा बन गया है तो उस समय जो टैबलेट आपको दी जाती है, कई बार तो इंजेक्शन भी देना पड़ता है जिससे कि उल्टियां रुक जाएं और शरीर में पानी की कमी ना हो। तो वो जो दवाई उल्टी को रोकने के लिए दी जा रही है उसका जैविक गुण क्या है, वमन रोधिता, यानी कि उल्टी को रोकने वाला। तो ये दवाई जो है प्रोक्लोरपिराजीन पहले वाली दवाई से बेहतर है। जब व्यक्ति को दिमागी चक्कर आते हैं या फिर दिमागी दौरे पड़ते हैं इस बीमारी में, तब उसको अगर उल्टियां आती हैं, उल्टियां भी आती हैं कई बार, तब ये वाली दवाई पहले वाली दवाई से बेहतर है। ऐसा पता हमें किससे चला, एसएआर से। कैसे भविष्यवाणी हुई है, इसके कारकों में, इसकी संरचना के कारकों में परिवर्तन करके। यही है जी एसएआर का उपयोग। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास आपके लिए, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अब ध्यान से देखिएगा, जो लेफ्ट में संरचना बनाई हुई है ये पैरासीटामोल की है और ये दूसरा पदार्थ है। पैरासीटामोल आप सब खाते हैं, आपको पता है कि इससे बेहतर दवाई नहीं बनी है आज तक बुखार के लिए। बुखार का पैरासीटामोल के ये जैविक गुण है जी, ये जड़ नाशक है, यानी बुखार में काम आता है, दर्द नाशक है। आपने देखा होगा बदन टूट रहा है ना जी, सर में दर्द हो रहा है तो कोई दवाई नहीं है, तो पैरासीटामोल आपके बदन दर्द में, शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम भी दिलाती है।
तो ये इसके जैविक गुण है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पैरासीटामोल को उठाया और एसएआर अध्ययन किया। तो एसएआर अध्ययन में क्या हुआ, ये इस पैरासीटामोल इस रासायनिक पदार्थ की संरचना है। इस संरचना में उन्होंने इसके कारकों पे अध्ययन किया। कारकों पे अध्ययन करके पाया कि यहाँ क्या किया, इसके दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगे हाइड्रोक्सी ग्रुप के इधर लेफ्ट और राइट में, इन दोनों को परिवर्तित कर दिया। इन कारकों में परिवर्तन किया और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लगा दिया और कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं किया। और भविष्यवाणी की कि ये जो नया पदार्थ बनेगा, जो नई औषधि बनेगी, ये पदार्थ पैरासीटामोल से बेहतर होगा। बच्चों एक खास बात है कि ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये वाला जो औषधि है, रासायनिक पदार्थ है, ये पैरासीटामोल के लगभग बराबर ही जवरनाशक है। उतना ही बुखार में आराम करता है, उतना ही दर्द में आराम करता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि पैरासीटामोल को जो है अमेरिका में बैन कर दिया गया है, यूरोप में कई देशों में बैन है। ये पैरासीटामोल लीवर को डैमेज करता है, लीवर को खराब करता है। लेकिन ये वाला जो जवरनाशक है, ये लीवर को पैरासीटामोल की तुलना में कम नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पे एसएआर अध्ययन से संरचना में कारकों में परिवर्तन करने से क्या हुआ, इसके जैविक गुण तो समान रहे, लेकिन एक जैविक गुण जिसका और ज्यादा प्रभावी हो गया, ये और ज्यादा प्रभावी आपकी जवरनाशक दर्दनाशक है पैरासीटामोल के मुकाबले, क्योंकि ये लीवर को कम नुकसान पहुंचाती है। अगर आप कोई व्यक्ति अधिक समय तक इसको प्रयोग करता है तो उसकी लीवर को कम नुकसान होता है। क्लियर हुआ? तो ये है एसएआर का अगला उदाहरण जो हमने यहाँ पे लिया। अब और लेते हैं जी आगे। अभी आपने बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कीटनाशक, है ना, सही कह रहे हैं आप, कीटनाशक की सीरीज पूरी की थी। उसमें हमने कुछ कीटनाशकों का अध्ययन किया था। तो हमने यहाँ पे कार्बामेट लिया हुआ है। कार्बामेट आप पढ़ के आए हैं कि ये कार्बामेट का जो जैविक गुण है वो कीटनाशक है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने इसको उठाया और इसको अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया और इस पे एसएआर अध्ययन किया। एसएआर में क्या होता है कि भैया कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है, उसकी संरचना और उसके जैविक गुणों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे, ये इसके अंदर क्रियात्मक समूह है, ये इसका एक कीटनाशक का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं, ये इसका मुख्य क्रियात्मक समूह है। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले में और इस वाले में, ये तीनों जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कार्बामेट कीटनाशक के ही प्रकार हैं जी। अब यहाँ पे इनके अलग अलग नाम हैं, वो मैं यहाँ पे नाम आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यहाँ पे एसएआर कैसे प्रयोग की जाती है, जो भविष्यवाणी की जाती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पे इसको इन्होंने डाला सॉफ्टवेयर के अंदर, इस संरचना को आप उन्होंने अध्ययन किया कि देखा कि यहाँ पे Cl लगा है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया अगर हम एक काम करें, Cl की जगह यहाँ पे Br लगा दें। उन्होंने कहा ठीक है। बाकी ध्यान से देखिए, इन्होंने कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। लेकिन ये वाला जो है, उनको एक नया कीटनाशक मिल गया। पहले ये कार्बामेट था, फिर दूसरा कार्बामेट भी प्राप्त हो गया। ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा कम हानिकारक होता है इसकी तुलना में। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, प्रभावी है, कीड़ों पे उतना ही प्रभावी होता है, लेकिन मानवों के लिए, पशुओं के लिए कम हानिकारक है इस वाले कार्बामेट की तुलना में। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर इन्होंने परिवर्तन क्या किया, यहाँ पे इन्होंने NH की साइड में, देखिए NH की साइड में बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लगाया था, यहाँ ब्रोमोबेंजीन लगाया। यहाँ पे N की तरफ इन्होंने क्या लगाया है, मिथाइल लगाया। देखिए ध्यान से, S तो यहाँ भी है, H यहाँ भी है। इन्होंने एक परिवर्तन तो ये किया इस वाले कार्बामेट में कि इन्होंने मिथाइल लगा दिया, ये कारक परिवर्तन किया, बेंजीन रिंग को हटा दिया। कोई भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे नहीं लगाया, केवल क्या लगाया, मिथाइल। और दूसरा परिवर्तन इन्होंने किया कि यहाँ पे O की तरफ लगा था CH2CH3, CH2CH3, ये वाला इथाइल समूह लगा था। इन्होंने इस बार क्या किया, इस इथाइल समूह को हटा दिया और O की तरफ लगा दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ नेफ्थाइल ग्रुप लगा दिया है। जो दो बेंजीन जुड़ती हैं एक साथ, इसको नेफ्थाइल बोलते हैं या बाइफिनाइल बोल सकते हैं आप। तो ये इन्होंने दो परिवर्तन करे और इन्होंने भविष्यवाणी की कि ये भी एक नया कीटनाशक होगा, इसका जैविक गुण भी कीटनाशक ही होगा। और बाद में जब इसको प्रयोगशाला में बना के इसको जैविक गुणों की पहचान की तो पाया गया ये भी प्रभावी कार्बामेट, एक नया कार्बामेट प्राप्त हुआ है। बच्चों, ये मैंने आपको उदाहरण की सहायता से
अलग अलग उदाहरणों में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि भैया संरचना और जैविक गुणों के बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाता है गणितीय आकलन के द्वारा। फिर आपको ये भी समझाया कि जो भी उनके पास दवाई पहले से मौजूद है, उस दवाई के अंदर कैसे कारकों में परिवर्तन करके नई नई दवाइयों की भविष्यवाणी कर दी जाती है बिना बनाए। फिर उसको बनाया जाता है और फिर पाया जाता है कि जो भविष्यवाणी है वो कितनी सत्य हुई या कितनी असत्य हुई। क्लियर हुआ? ये है जी हमारे एसएआर की उपयोगिता और यही है हमारे एसएआर की प्रणाली, क्रिया प्रणाली। अब लेंगे जी अगला, संरचना गतिविधि संबंध के प्रकार, या फिर कह सकते हैं एसएआर के प्रकार। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एसएआर या फिर संरचना गतिविधि संबंध दो प्रकार की होती है। एक होता है मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध, दूसरा होता है गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध। मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध को क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं या रिलेशन बोल सकते हैं। गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध को क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन कहा जाता है। दोनों को अगर शॉर्ट में देखेंगे तो QSAR ही कहलाते हैं। तो एग्जाम में आप तैयार रहिएगा। अगर संरचना गतिविधि संबंध नहीं आता है तो फिर QSAR आ सकता है। तो ये अगर आप पढ़ रहे हैं कीटनाशक वगैरह या फिर कोई औषधि पढ़ रहे हैं, दवाई पढ़ रहे हैं, तो QSAR के बारे में या फिर SAR के बारे में क्वेश्चन नहीं बचता है, आने की संभावना बढ़ जाती है। मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध यह जैविक गतिविधियों और रासायनिक यौगिकों के संरचनात्मक गुणों के बीच संभावित संबंधों को प्रकट करने के लिए गणितीय आकलन या गणना विधि है, जिसके द्वारा रासायनिक यौगिकों के भौतिक, रासायनिक और पर्यावरणीय गुणों की भविष्यवाणी की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जो मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध है, इसको शॉर्ट में QSAR भी कहा जाता है, ये गणितीय आकलन विधि है। क्लियर हुआ? मैथमेटिकल क्यों है? क्योंकि भैया ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है। इस गणितीय आकलन विधि में क्या होता है कि जो भी आपका रासायनिक पदार्थ है उसकी संरचना और उसके जैविक गुणों के बीच में एक संबंध स्थापित कर लिया जाता है, और दोनों के संबंध स्थापित करने के बाद जो उसके कारकों में परिवर्तन करने से जो नई दवाई प्राप्त होगी, उस नए पदार्थ, उस नए रासायनिक यौगिक के भौतिक, रासायनिक और पर्यावरणीय गुणों की भविष्यवाणी कर दी जाती है। यानी कि जो आपका रासायनिक पदार्थ बना है, कारकों में परिवर्तन करके उससे यह भी भविष्यवाणी की जाती कि उसका गलनांक कितना होगा, उसका क्वथनांक कितना होगा, और बच्चों वो उसकी जो विलेयता होगी वो कैसी होगी, उसकी जो ध्रुवणता होगी, पोलैरिटी होगी, वो कैसी होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? और उसके साथ में इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होगी या इसकी क्षारीय प्रवृत्ति होगी, ये किन पदार्थों के साथ में ज्यादा तेजी से क्रिया करेगा, किसके साथ ये कम क्रिया करेगा, किसके साथ ये लवण बनाएगा, ऐसी रासायनिक और भौतिक भविष्यवाणी की जाती है। और साथ में ये भी बता दिया जाता है कि ये पदार्थ जो है पर्यावरण में कैसे कैसे फायदा करेगा और कैसे कैसे नुकसान करेगा। यानी कि जैविक गुणों के बारे में भी भविष्यवाणी संभव हो जाती है मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध के द्वारा। अब लेते हैं बच्चों दूसरा, गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध। तो ध्यान रखिएगा, गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध के अंतर्गत किसी भी रासायनिक पदार्थ जो आपने लिया है उसकी ज्यामिति और उसकी जैविक क्रियाओं के साथ में तीन चीजों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक पदार्थ की जैविक क्रिया, उसकी ज्यामिति और रासायनिक विशेषताओं के बीच में गणितीय आकलन के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कि सर रासायनिक संरचना, उसके कारक, उसकी रासायनिक विशेषता तो हमें समझ में आती है, ज्यामिति का क्या संबंध है यहाँ पे? तो बच्चों ज्यामिति जो होती है वो उसकी संरचना जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, 3D होती है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, संकरण। आप जानते हैं कि जिन अणुओं के केंद्रीय परमाणु का sp3 संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी आकृति या ज्यामिति समचतुष्फलकीय होगी, तो उत्तर है ऐसा नहीं है, उसकी ज्यामिति बदल जाएगी।
तो ज्यामिति, जैविक क्रिया और रासायनिक गुणों के बीच में भविष्यवाणी की जाती है किसी भी रासायनिक पदार्थ के लिए, किसी भी नए रासायनिक पदार्थ को बनाने के लिए गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा फर्क है मात्रात्मक और गुणात्मक संरचना गतिविधि संबंध में। अब लेते हैं जी QSAR से हानियां। बच्चों आप जानते हैं कि जितनी भी हम चीजें प्रयोग करते हैं, अगर उसके लाभ हैं तो उसकी हानियां भी होती हैं। तो आपने लाभ तो पढ़ लिए कि भैया दवाई उद्योग में इससे बेहतर कोई टेक्निक नहीं है। आज के समय में वैज्ञानिकों के लिए हाथ में ये एक तरह से एक दिव्य अस्त्र है ना जी, जिससे कि बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा प्रभावी दवाइयां बनाई जा रही हैं बहुत ही कम समय में। लेकिन QSAR क्या हमेशा ही फायदेमंद होता है? क्या कभी उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। जान लेते हैं कि QSAR से क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं। पहला ये है जी, जो QSAR से जैविक डाटा मिलता है आपको कैलकुलेशन करने के बाद, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद, है ना जी, जो कैलकुलेशन होती है, वो जैविक डाटा प्रयोगात्मक त्रुटि के कारण गलत संबंध प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर हुआ? सपोज मैं आपको बताऊं, आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, आयतनात्मक अनुमापन कर रहे हैं, जो कि आप टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में आप जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से डालते हैं। मान लीजिए आपकी रिएक्शन का, आपके टाइट्रेशन का एंड पॉइंट जो है वो आता है 12.2 ml पे। क्लियर हुआ? मैं यहां पे लिख देता हूं, वो मान लीजिए आता है 12.2 ml। अगर आप डालते हैं एसिड या बेस का कॉनिकल फ्लास्क में, तो आपका एंड पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं किया और आपने तेजी से डाल दिया और आप लेके आ गए 12.3 या फिर आप लेके आ गए 12.1 ml, तो बच्चों इतनी सी त्रुटि ही काफी है आपके डाटा को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपका डाटा जो है वो गलत आएगा, अगले जो रासायनिक पदार्थ की भविष्यवाणी होगी वो गलत सिद्ध हो जाएगी। क्लियर हुआ? दूसरी हानि की बात करें तो जो गणितीय आकलन है, जो QSAR से प्राप्त सूचना का उपयोग है, वो कभी भी सबसे ज्यादा प्रभावशाली रासायनिक पदार्थ की भविष्यवाणी में नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कार्बामेट कीटनाशक। क्लियर हुआ? कार्बामेट जो आपका कीटनाशक है, आपने देखा कि जैविक कारकों में जो उसकी संरचना थी उसके कारकों में परिवर्तन किया और नए नए अलग अलग कार्बामेट के प्रकार बना दिए। लेकिन बच्चों उन भविष्यवाणी का प्रयोग आप ये बताने में नहीं कर सकते कि इनमें से जो नया कार्बामेट बनेगा, जो नया कीटनाशक बनेगा, वो कितना प्रभावी होगा, है ना, कितना सक्रिय होगा, कितना एक्टिव होगा। प्राप्त गणितीय आकलन और वास्तविकता में समानता नहीं हो सकती है। और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने देखा होगा कई बार जो होता है मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि भैया अगले 12 घंटे में, अगले 24 घंटे में या अगले सप्ताह में या जो भी टाइम देते हैं, इस टाइम भारी मूसलाधार वर्षा होगी, आंधी आ सकती है, बिजली गिर सकती है, ओले गिर सकते हैं। कई बार भविष्यवाणी सच भी होती है और कई बार गलत भी हो जाती है। तो बच्चों जो यहाँ पे SAR से या QSAR से जो आपको डाटा मिलता है, जो गणितीय आकलन मिलता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलती है, और जो आप प्रैक्टिकली लैब में करते हैं, वास्तविकता में करते हैं, असलियत में करते हैं, उन दोनों में समानता नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि देखो जी मैंने कैलकुलेशन करी है और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ये संभावना, ये भविष्यवाणी सही नहीं होती है। कई बार वो कहता है कि इसमें अंदर ये वाला गुण होगा, ये भौतिक गुण होगा, ये रासायनिक गुण होगा, ये जैविक गुण होगा। लेकिन जब वास्तविकता में लैबशाला के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता है। क्या ये आपको क्लियर है? उम्मीद है बच्चों आज आपको संरचना गतिविधि संबंध या फिर SAR या फिर QSAR बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।